कर दिया। कैल्विन साइकिल का रेगुलेशन चल रहा था अपना। कैल्विन साइकिल के रेगुलेशन में अपन ने क्या क्या देखा, माइक वगैरह तो ऑन है, माइक वगैरह तो माइक तो ऑन ही होगा उसका, है ना। तो कैल्विन साइकिल का रेगुलेशन अपन ने क्या देखा था, मैंने क्या बताया, मैंने इंजन होता है कौन सा, रोबिस्को। रोबिस्को के बारे में मैंने क्या बताया था, एक तो ये पीएच सेंसिटिव है, दूसरा क्या बताया था, टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है इसको, और CO2 O2 की कंसंट्रेशन भी इसको अफेक्ट करते जाती है। पीएच का इफेक्ट अपन ने देखा, इसके लिए ऑप्टिमम पीएच कितनी बताई, 8 बताइए ना। टेम्परेचर अभी बात नहीं की अपन ने टेम्परेचर की, अब बात करते हैं CO2 O2 की। ये तो अपन ने देख लिया था, ये क्लोरोप्लास्ट था, ये थाइलेकोइड की लिगमेंट होगी अंदर, और ये हो गया आपका स्ट्रोमा। मिलता कहाँ पर है रोबिस्को एंजाइम, स्ट्रोमा मिलता है ना, यहाँ पर मिलेगा रोबिस्को एंजाइम। लेकिन नाइट के टाइम पर यहाँ पर H+ ज्यादा होते हैं कम होते हैं, स्ट्रोमा में नाइट के टाइम पे यहाँ पे H+ ज्यादा होते हैं। जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है यहाँ पर, तो ETS चलेगा, यहाँ पर वाटर का हाइड्रोलाइसिस होगा, उससे 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जब इस ETS के थ्रू जाएंगे तो जो साइटोक्रोम B6F होता है उसके थ्रू प्रोटॉन कहाँ पे जाएंगे, स्ट्रोमा से थाइलेकोइड के लिगमेंट में चले जाएंगे। उसकी वजह से जो यहाँ पे पीएच थी वो 7 से कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और जैसे ही पीएच 8 होगी तो ये रोबिस्को के लिए ऑप्टिमम पीएच होती है। जैसे ही यहाँ पर H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होती है तो उसको कंपेंसेट करने के लिए कौन आता है इसमें, Mg+। और आपको पता है रोबिस्को को एक्टिवेट करने के लिए पीएच और Mg+2 और CO2 तीन का रोल बताया था ना। तो पीएच ऑप्टिमम होगी 8, और अब डे टाइम में तो CO2 भी अंदर आएगी और Mg+2 आएगा। तो रोबिस्को नॉर्मली पहले इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है ना, लेकिन जब CO2 आती है तो वो उसकी लार्ज सबयूनिट के पास में जो लाइसिन अमाइनो एसिड था 201 नंबर की पोजीशन पे, उसके साथ में बाइंड करके क्या बनाती है, कार्बामेट बनाती है ना। इस कार्बामेट के साथ में जब Mg+2 बाइंड करता है तो ये क्या हो जाता है, रोबिस्को एक्टिवेट हो जाता है ना। ये तो रोबिस्को का एक्टिवेशन देखा था। तो रोबिस्को दिन के टाइम में एक्टिवेट रहेगा या रात के टाइम में एक्टिवेट रहेगा, दिन के टाइम रहेगा ना। एक कंपाउंड और बताया था आपको मैंने जो इसको इनएक्टिव करके जाता है, क्या नाम बताया था, कार्बोक्सी अरेबिनिटोल फॉस्फेट। ये कंपाउंड इसको क्या करता है, ब्लॉक करके रखता है ना, इनहिबिट करके रखता है। लेकिन जब लाइट आती है तो लाइट के प्रेजेंस में ये क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। तो ये डिग्रेड हो जाएगा तो रोबिस्को क्या रहेगा, एक्टिवेट रहेगा ना। ये देखा था रेगुलेशन। दूसरा रेगुलेशन देखा था अपन ने थायोरेडॉक्सिन डिपेंडेंट रेगुलेशन। उसमें क्या देखा था कि जो ज्यादातर एंजाइम हैं वो रिड्यूस्ड फॉर्म में एक्टिव रहते हैं। तो उसमें मेन एंजाइम थे आपके बिसफॉस्फेटेज, स्यूडोहेक्टोलोज बिसफॉस्फेटेज और फ्रक्टोज 6,1,6 बिसफॉस्फेटेज है ना। दोनों जो एंजाइम थे ये अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में एक्टिव होते हैं, और बाकी कुछ कैल्विन साइकिल के एंजाइम भी रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो इनको रिड्यूस करके कौन जाता है, थायोरेडॉक्सिन नाम की एक प्रोटीन होती है, एक स्मॉल प्रोटीन है, वो क्या कर देती है, इसको रिड्यूस कर देती है। तो ये एंजाइम हो जाते हैं एक्टिव। लेकिन थायोरेडॉक्सिन को रिड्यूस कौन करेगा, और फेरोडॉक्सिन है ना। और फेरोडॉक्सिन को रिड्यूस कौन करता है, जब लाइट इंसिडेंट होती है तो ETS के थ्रू उसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं वाटर की स्प्लिटिंग से, तो फेरोडॉक्सिन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है ना। तो जब लाइट आएगी तो फेरोडॉक्सिन रिड्यूस होगा, फेरोडॉक्सिन रिड्यूस होगा तो थायोरेडॉक्सिन रिड्यूस होगा, और थायोरेडॉक्सिन रिड्यूस होगा तो जो भी बिसफॉस्फेटेज आपके एंजाइम थे उनको रिड्यूस करके एक्टिव कर देगा ना। दूसरा आपने रेगुलेशन ये देखा था, और ये Mg+2 वाला आपको बता ही दिया। तो ये तो हो गया था आपका कैल्विन साइकिल का रेगुलेशन। अब देखते हैं यहाँ से आगे O2 CO2 की कंसंट्रेशन का इफेक्ट है ना।
तो ये रुबिस्को जो एंजाइम है इसका पूरा नाम क्या बताया था? राइबिडोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। मतलब ये CO2 को भी ऐड कर सकता है और O2 को भी ऐड कर सकता है ना, दोनों ही कैपेसिटी है इसके पास में। तो जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो ये टेम्परेचर ज़्यादा हो और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो तो उस टाइम पर ये क्या करता है? CO2 की जगह पे किसको ऐड कर देता है? O2 को ऐड कर देता है ना। तो अब एक अलग ही टाइप का साइकिल चलेगा और उस साइकिल को नाम देते हैं अपन C2 साइकिल। इसी को क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोलेट पाथवे, और इसी को अपन फोटो ऑक्सीडेटिव पाथवे बोलते हैं। तो ये सब इसी के नाम है ना। तो अब अपन C2 साइकिल देखने जा रहे हैं। इसका मतलब इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो 3 कार्बन का बनेगा या 2 कार्बन का बनेगा? इसमें 2 कार्बन का बनेगा ना फर्स्ट प्रोडक्ट। ये कब चलेगा ये वाला पाथवे? टेम्परेचर हो हाई और O2 की कंसंट्रेशन भी क्या हो? हाई हो ना। मतलब O2 और CO2 का जो रेशियो हो क्या है? ज्यादा है ना इस टाइम पर। तो O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो और टेम्परेचर भी क्या हो? ज्यादा हो, तब जाके कौन सा पाथवे चलता है? C2 साइकिल या ग्लाइकोलेट पाथवे चलता है ना। तो इसमें आपके तीन ऑर्गेनल का क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट होता है ना। आपको सीक्वेंस में नहीं याद रखना है ये CPM, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया ना। तीन ऑर्गेनल का इसमें क्या रहेगा? इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो फर्स्ट ऑर्गेनल का ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया आपका पेरोक्सिसोम, और ये तीसरा ऑर्गेनल कौन सा हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया ना। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले कौन सा अपना आया था CO2 का सेक्टर? RUBP। ये तो आएगा ना CO2 का प्राइमरी सेक्टर, तो RUBP आएगा। लेकिन यहाँ से पहले कौन आएगा? स्टोमेटा के थ्रू CO2 आएगी ना अंदर, स्टोमेटा के थ्रू आएगी CO2 अंदर। लेकिन इस टाइम पर और कौन जाता है? ऑक्सीजन जाता है। तो CO2 को तो अपन बाइंड कराते आ रहे थे पहले से, लेकिन अब किसको बाइंड कराएंगे अपन? ऑक्सीजन को बाइंड कराएंगे ना। CO2 का बाइंड होना तो नॉर्मल प्रोसेस है, वो तो अपन C3 साइकिल में पढ़ ही चुके हैं। अब तो अपन कौन सा साइकिल पढ़ रहे हैं? C2 साइकिल पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे अपन CO2 को बाइंड नहीं कराएंगे, किसको बाइंड कराएंगे? ऑक्सीजन को बाइंड कराएंगे ना। तो ये आपका RUBP कितने कार्बन का प्रोडक्ट है? 5 कार्बन का प्रोडक्ट। प्लस बॉन्ड बाइंड करेगा इसके साथ में ऑक्सीजन बाइंड करेगा, है ना। एंजाइम कौन सा आएगा? एंजाइम कौन सा आएगा? एंजाइम वही रुबिस्को आएगा, उसी के पास में दोनों कैपेसिटी थी है ना। तो एंजाइम अभी भी कौन सा आने वाला है? रुबिस्को। एंजाइम आएगा आपका रुबिस्को। अभी जब अपन इसको RUBP के साथ में CO2 ऐड करवाते थे तो यहाँ पर कितने कार्बन का प्रोडक्ट बनता था? 3 कार्बन। मतलब पहले एक इंटरमीडिएट बनता था ना बीच में 6 कार्बन का, लेकिन तुरंत ही वो टूट के 3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट बनाता था, है ना, 3 फॉस्फोकिल से। अब यहाँ पर कितने कार्बन का बनेगा? अब आपको बताइए, जब 5 कार्बन के साथ में एक CO2 मिलती तो 6 कार्बन होते तब बन जाता, लेकिन अब यहाँ पर 3 कार्बन के 2 बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? एक तो आपका बनता है 3 कार्बन का 3PGA, जो पहले बन रहा था वही, लेकिन अब दूसरा 3 कार्बन का नहीं बन पाएगा। दूसरा कितने कार्बन का बनेगा? 2 कार्बन का। उसका नाम होता है फॉस्फो ग्लाइकोलेट। क्या नाम है? फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये फॉस्फोग्लाइकोलेट में से क्या होगा? एक फॉस्फेट को अपन निकाल देंगे बाहर, इसमें चेंज हो जाएगा ये ग्लाइकोलेट।
समझ में आ गई यहाँ तक बात? RU लिया, O2 ऐड किया, 3PGA बना, फॉस्फोग्लाइकोलेट बना, एक फॉस्फेट को अपन ने क्या किया, रिमूव कर दिया ना। अब ये जो तीनों ऑर्गेनल मैंने बताया ना, कौन कौन से नाम क्या क्या बताए इनके, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ये किसके थ्रू आपस में जुड़ते हैं, ये ऐसे क्या है यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा है ना, ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू आपस में है ना। बाकी आपको वैसे प्लाज्मोडेस्माटा बनाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि प्लाज्मोडेस्माटा हम कब बनाते हैं, जब दो सेल आपस में जुड़ रही है ना। ये दो सेल नहीं आपस में, ये एक्चुअल में क्या है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया एक ही सेल के अंदर रहती हैं। जब ये तीन अलग अलग सेल होती ना, तो अपन इसको क्या बोल देते, प्लाज्मोडेस्माटा बोल देते हैं ना। और इस टाइम पर अपन इसको प्लाज्मोडेस्माटा नहीं बोल के क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा तो कब बोलते हैं, जब दो सेल आपस में कांटेक्ट करती हैं। लेकिन यहाँ पर ये सेल थोड़ी है, सेल तो एक ही है पूरी, एक ही सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उसी के अंदर पेरोक्सिसोम होता है, उसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो यहाँ पर अपन इसको प्लाज्मोडेस्माटा नहीं बोल के क्या बोल देंगे, ट्रांसपोर्टर बोल देंगे। ट्रांसपोर्टर की हेल्प से एक मॉलिक्यूल दूसरे ऑर्गेनल में एंटर कर जाएगा, है ना। अब इस ग्लाइकोलेट को अपन एंटर कराएंगे कहाँ पर, पेरोक्सिसोम में पहुंच गया ना। इस सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखना है, सीक्वेंस भी पूछ लिया गया कई बार, है ना। ये सीक्वेंस होता है, क्लोरोप्लास्ट से पहले पेरोक्सिसोम में जाएगा, पेरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, है ना। और यहाँ पर जाके जो आपका ग्लाइकोलेट है, ग्लाइकोलेट किसमें चेंज हो जाएगा, ऑक्सीडेट में। अच्छा, ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट या ग्लाइकोलेट था, ये कितने कार्बन का प्रोडक्ट था, देखो ये तो आपको पता है, ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। ये कितने कार्बन का, और ये भी कितने कार्बन का, ये भी 2 कार्बन का प्रोडक्ट है। अच्छा, इसकी मैं आपको थोड़ी सी स्ट्रक्चर बताऊंगा ना, ग्लाइकोलेट की, है ना। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ तक तो दिख रहा है ना। देखो ग्लाइकोलेट की स्ट्रक्चर होती है, C 2 कार्बन का प्रोडक्ट होता है ना, ये C और C, COH और CH2OH। ये क्या बन गया आपका, ग्लाइकोलेट बन गया। ये क्या बन गया, ग्लाइकोलेट। एक होता है ग्लाइऑक्सिलेट, जो भी लिखा है ना नाम, ग्लाइऑक्सिलेट। ये होता है आपका C डबल बॉन्ड OH। ये क्या हो गया आपका, ग्लाइऑक्सिलेट। ग्लाइऑक्सिलेट तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया होगा, कहाँ पे पढ़ाया था, ग्लाइऑक्सिलेट पहले पढ़ाया था क्या, नहीं जाना है, पर मैं कहाँ पे पढ़ाया था ग्लाइऑक्सिलेट, नहीं पढ़ाया था पहले, कहाँ पे पढ़ाया था ग्लाइऑक्सिलेट, नरेश नहीं पढ़ाया, किसी को ध्यान नहीं है। ग्लाइऑक्सिलेट पाथ में पढ़ाया था, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहाँ पे चलता है, फैट से क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ये एनिमल्स में नहीं चलता है, एनिमल्स में ये भी बताया था, अपने में नहीं चलता, जैसे प्लांट बैक्टीरिया वगैरह में चलता है। ग्लाइऑक्सिलेट में अपन ने क्या बनाया था, पहला जो प्रोडक्ट बना था जो आइसोसिट्रेट था ना, आइसोसिट्रेट को अपन नॉर्मली KDH में अल्फा कीटोग्लूटरेट बनाते हैं उससे, लेकिन वहाँ पर क्या लाए थे अपन, आइसोसिट्रेट लाइज लाए थे, तो उसको वो ग्लाइऑक्सिलेट में तोड़ देता है। और दूसरा क्या मॉलिक्यूल क्या बनता है, सक्सिनेट। सक्सिनेट तो चला जाएगा, क्रेब्स साइकिल वगैरह हम कहेंगे, और बाद में ग्लाइऑक्सिलेट को अपन वापस से उसमें एसिटिल कोई जोड़ देंगे, 4 कार्बन का प्रोडक्ट बना लेंगे, फिर एक और एसिटिल कोई जोड़ के वापस से क्या बना लेते हैं अपन, सिट्रिक एसिड बना लेते हैं, है ना। तो अभी
इन दोनों को थोड़ा सा गौर से देखो, ग्लाइकोलेट और ग्लाइऑक्सिलेट, दोनों में कुछ अंतर है या एक ही है? दोनों अंतर है दोनों में? क्या अंतर है दोनों में? क्या अंतर है दोनों में? ये तो ग्लाइकोलेट रहा, ये ग्लाइऑक्सिलेट रहा, दोनों एक ही है, अलग अलग, थोड़ा सा डिफरेंस देखो, क्या डिफरेंस है दोनों में? ये COOH, ये COOH है, ये कार्बन है यहाँ पे, लेकिन ये तो है CH2OH और ये है CHO, मतलब ये तो है एल्कोहल और ये क्या है? एल्डिहाइड। तो एल्कोहल को जब एल्डिहाइड में चेंज किया है, ये तो एल्कोहल था, एल्कोहल को किस में चेंज किया? एल्डिहाइड में। तो रिडक्शन किया है या ऑक्सीडेशन किया है? ऑक्सीडेशन किया है। इसका मतलब H2 देने पड़े हैं, निकालें यहाँ से, H2 निकालें, तो H2 जब यहाँ से निकलेंगे तो कोई ना कोई आएगा लेने के लिए, आएगा ना कोई ना कोई, और लेने के लिए कौन आता है? H2 को लेने के लिए कौन आता है? अरे जब H2 निकलेंगे तो कौन आएगा? यहाँ तो NAD+ आता है, यहाँ NAD+ आता है, कोई तो आएगा। तो दोनों की स्ट्रक्चर देख लो ना, ग्लाइकोलेट आ गया, इसका मतलब ये एल्कोहल वाला ग्रुप है और इसमें एल्डिहाइड वाला ग्रुप है। इसका मतलब ग्लाइकोलेट जब ग्लाइऑक्सिलेट में चेंज होता है तो ऑक्सीडेशन होता है उसका, है ना। अब हम इस ग्लाइऑक्सिलेट को किस में चेंज कर लेते हैं? ग्लाइसिन में। इसको किस में चेंज कर दिया? ग्लाइसिन में। और इस ग्लाइसिन को कहाँ पे लेके जाएंगे अभी? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये पहुंच गया आपका ग्लाइसिन, ग्लाइसिन पहुंच के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनाता है? सेरीन। अब ग्लाइसिन के पास में कितने कार्बन होते हैं? दो होते हैं। और सेरीन के पास में? सेरीन के पास में कितने होते हैं? कितने होते हैं सेरीन के पास में? ग्लाइसिन के पास में दो, सेरीन के पास में दो, तो वो होंगे प्लस में, इसमें CH2OH ग्रुप होता है ना, तो एक कार्बन और एक्स्ट्रा है, 3 कार्बन होते हैं ना सेरीन में, CH2OH तो होता है आर्गन में, तो इसमें 3 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, इसमें हमें 1 कार्बन और लाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस ऐसे नहीं होती, फिर कैसे होती है? इसमें ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल मिलके सेरीन का 1 मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसका मतलब ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन और इसमें कितने हैं? तो इसका मतलब एक CO2 और ऐड करने के बजाय क्या करना पड़ेगा? मेरे को रिलीज करना पड़ेगा, है ना। तो ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सेरीन बना रहे हैं। प्लस आपको बताया कि एक ग्लाइसिन में एक NH2 ग्रुप होता है, तो 2 ग्लाइसिन में कितने NH2 ग्रुप होंगे? और सेरीन में कितना NH2 ग्रुप होता है? एक ही होता है ना, तो एक NH2 ग्रुप और निकलेगा इसमें से, एक NH2 ग्रुप निकल जाएगा ना। तो ये तो हो गया इसमें से रिलीज। और क्या क्या बनता है वो और बात बताऊंगा, है ना। अब ये जो सेरीन है, सेरीन कहाँ पर है? माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया से सेरीन कहाँ पे आएगा? वापस से पेरोक्सिसोम में, और ये आ गया आपका सेरीन। सेरीन किसमें चेंज हो जाता है? यहाँ पे आके हाइड्रोक्सी पाइरूवेट में। सेरीन चेंज हो गया हाइड्रोक्सी पाइरूवेट में, और हाइड्रोक्सी पाइरूवेट चेंज हो जाता है आपका गिल्सरेट में। ये किसमें चेंज हो गया? गिल्सरेट में। और इस गिल्सरेट को हम लिया उधर, गिल्सरेट को कहाँ पर ले आएंगे? वापस से क्लोरोप्लास्ट में। और ये आ गया आपका गिल्सरेट। गिल्सरेट को किसमें चेंज करते हैं? 3-फॉस्फोगिल्सरेट में क्या लगाना है? फॉस्फेट लगाना है बस।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक फॉस्फेट लगा देंगे बस, एटीपी किसमें चेंज होगी फिर, एडीपी में, और गिलस्टेट को अपन ने किसमें चेंज कर दिया वापस से, 3-फॉस्फोगिलस्टेट में। अब ये साइकिल देखो थोड़ा सा समझ में आएगा, इसको एक मिनट देखो पहले ध्यान से क्या क्या हुआ है इसमें। एक मिनट देखो ध्यान से इस साइकिल को क्या क्या हुआ है इसमें, और क्वेश्चन बनता है यहाँ से इस साइकिल से। देख लिया। अब देखो ये जो 3PGA बना था, ये तो 3PGA तो किसके थ्रू बना था, जो केल्विन साइकिल था ना, ये तो केल्विन साइकिल में घूम काम के वापस से रीजनरेट हो जाएगा। लेकिन ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट बना था, इसका क्या करें, ये अपने काम का नहीं है ना अभी, तो इस फॉस्फोग्लाइकोलेट को भी वापस से किसमें चेंज करते हैं अपन, 3-फॉस्फोगिलस्टेट में चेंज करते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए अपने को तीन ऑर्गेनल की हेल्प लेनी पड़ी। कौन कौन से ऑर्गेनल की हेल्प लेनी पड़ी, क्लोरोप्लास्ट की, पेरोक्सोसोम की और माइटोकॉन्ड्रिया की। अब देखो यहाँ पर जो ग्लाइकोलेट है, फॉस्फोग्लाइकोलेट है ना, पहले तो इसका एक फॉस्फेट अपन ने रिलीज करा दिया और ये ग्लाइकोलेट में चेंज हो गया। इस ग्लाइकोलेट को कहाँ पे लेके गए, पेरोक्सोसोम में ग्लाइकोलेट किस में चेंज हो गया, ग्लाइकोसिलेट में। ये तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आपको पता है, और ये उल्टा लिख दिया, ये तो क्या है, रेड्यूस, और ये ऑक्सीडाइज है। इसका मतलब यहां से क्या रिलीज हुआ होगा, H रिलीज होगा। तो ये पेरोक्सोसोम में आपको मैंने बताया होगा कि ये H2O2 को बना भी सकता है और H2O2 को डिग्रेड भी कर सकता है ना। तो ये क्या करता है, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज वगैरह बनती है ना, उनके साथ में H2 को ऐड करके क्या बना देता है, H2O2 बना देता है। जैसे कहीं से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनी होगी, तो उसके साथ में O2 के साथ में इस H को मिला के क्या बना देगा, H2O2 बना देता है, और बाद में इस H2O2 को डिग्रेड भी कर सकता है ना कैटलिस्ट की हेल्प से। ये कुल मिलाकर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को एलिमिनेट करता है, उनको बनने से रोकता है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और H रिलीज हुए थे, उसको इसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, H2O2 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये बन गया आपका ग्लाइसिन, ये एक अमीनो एसिड है, और ये ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल कहाँ पर जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में दो ग्लाइसिन मिलकर क्या बनाते हैं, सेरीन बनाते हैं ना। और इसके पास में 2 कार्बन, इसके पास में 3 कार्बन, लेकिन 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे तो कितने कार्बन, 4। तो एक CO2 रिलीज और एक NH2 ग्रुप रिलीज, और यहाँ पर क्या बन जाता है, और क्या बन जाएगा यहाँ पर, NAD प्लस किसमें चेंज हो जाता है, NADH। ये भी बनता है ना NADH। और एक स्टेप और में यहाँ पर कुछ नहीं होगा, और बाकी जो आपका हाइड्रोक्सी पायरुवेट जब किसमें चेंज होता है, गिलस्टेट में, तब यहाँ पर ये जो आपका ये बना था ना, ये वापस से किसमें चेंज हो जाएगा, NAD प्लस किसमें चेंज हो जाएगा, NADH। और बाकी याद रखता है, इसको इसमें चेंज करोगे तो एक फॉस्फेट ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो अपन ने पहले इस एरो को इधर नहीं लगा के इधर लगाएंगे, इस डायरेक्शन में लगाएंगे ना, वहाँ पे अपन ने बनाया था, यहाँ पर इसको क्या कर लेंगे, डिग्रेड कर लेंगे। तो ये हो गया आपका। अब इसमें आपको कुछ नहीं पूछता कि ऐसे पूछता है सेरीन कौन सा ऑर्गेनल बनता है, बस ये याद रखना होता है आपको, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि उस टाइम में ये ध्यान नहीं रहता कि कौन से ऑर्गेनल में क्या बन रहा है। आप बाद में तो बना दोगे पूरा, लेकिन ये ध्यान नहीं रहता कि कौन से ऑर्गेनल में क्या बनता है, ये थोड़ा सा हो जाता है ना।
तो अभी इसको आप छाप लो, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, दोबारा से रिवाइज किया जाए इसको। एक बार रिवाइज कर सकते हो आप मेरे साथ, है ना। सबसे पहले क्या हुआ था, क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और टेम्परेचर भी क्या है, ज़्यादा हो गया है ना। तो फिर RUBP के साथ में रोबिस को किसको ऐड कर देगा, ऑक्सीजन को ऐड कर देगा, है ना। अब जब ऑक्सीजन को ऐड करता है तो अब एक तो 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा और एक 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा। 3 कार्बन का प्रोडक्ट जो PGA बनेगा उसको तो कैल्विन साइकिल में अपन यूज में नहीं लेंगे, लेकिन जो 2 कार्बन का प्रोडक्ट बना है फॉस्फोग्लाइकोलेट, उसको अपन वापस से क्या करते हैं, रीजनरेट करते हैं ना। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट में से पहले एक फॉस्फेट को रिमूव कर दो, है ना। इसका फॉस्फेटेज क्या करेगा, फॉस्फेट को रिमूव कर देगा और ये चेंज हो जाएगा किसमें, ग्लाइकोलेट में। और इस ग्लाइकोलेट को अब क्लोरोप्लास्ट से कहां पर लेके जाएंगे, पेरोक्सीसोम में, है ना। और पेरोक्सीसोम में ग्लाइकोलेट किसमें चेंज होगा, ग्लाइऑक्सिलेट में। और ग्लाइकोलेट का ग्लाइऑक्सिलेट में चेंज होना कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसका मतलब यहाँ से H2 और इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, तो पेरोक्सीसोम में उनका क्या होगा, उनको O2 के साथ मिला के H2O2 में चेंज कर दिया जाएगा ना। अब बन गया आपका ग्लाइऑक्सिलेट। ग्लाइऑक्सिलेट को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, ग्लाइसिन में। और ग्लाइसिन को कहां पे ले जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाएंगे, सेरीन का 1 मॉलिक्यूल। और इस प्रोसेस में एक CO2, एक NH3 और एक NADH बन जाएगा। और सेरीन को कहां पे ले आएंगे वापस से, पेरोक्सीसोम में। पेरोक्सीसोम में सेरीन किस में चेंज होगा, हाइड्रोक्सी पायरुवेट में। और हाइड्रोक्सी पायरुवेट विल्सरेट में चेंज हो गया। और विल्सरेट को कहां पे ले जाएंगे, वापस से क्लोरोप्लास्ट में। और वापस से उसके साथ में एक फॉस्फेट ऐड करके उसको किस में चेंज कर देंगे, 3PGA में चेंज कर देंगे। वापस से कैल्विन साइकिल में उसको भी यूटिलाइज कर देंगे। लेकिन इस प्रोसेस में अपने को फायदा है या नुकसान है, इस प्रोसेस में देखो, एक तो अपन ने ये ATP का लॉस कर लिया सीधा सीधा, मतलब फॉस्फोग्लिसरेट ही बनाया वापस से और उसमें एक ATP का लॉस कर लिया। चलो ये तो रीजनरेट हो गया वापस से, है ना। NADH यहाँ पे बना, यहाँ पे यूटिलाइज हो गया, यहाँ पे तो बनाया और यहाँ पे यूटिलाइज हो गया, ये तो चलो बराबर है बात। लेकिन ये ATP का अपन ने क्या कर लिया है, लॉस कर लिया है। दूसरा अपन देखेंगे तो फॉस्फोग्लाइकोलेट के कितने मॉलिक्यूल गए थे इधर, देखो ये 2 मॉलिक्यूल गए होंगे, तभी तो जाके 2 बने होंगे। ये 2 तो ये 2 बने होंगे, तो 2 ग्लाइसिन और 2 ग्लाइसिन है, तब जाके क्या बना है, एक सेरीन। और एक सेरीन है तो एक हाइड्रोक्सी पायरुवेट और एक गिल्सरेट और एक 3 फॉस्फोगिल्सरेट। कुल मिलाकर इसके 2 मॉलिक्यूल जाएंगे, तब जाके किसका एक मॉलिक्यूल बनेगा, PGA का एक मॉलिक्यूल बनेगा। और इसके 2 मॉलिक्यूल जाएंगे तो कितने कार्बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल का मतलब 4 कार्बन जाएंगे। लेकिन बदले में लौट के कितने कार्बन मिले अपने को, 3 कार्बन ही मिले ना। इसका मतलब इस प्रोसेस में अपन ने लॉस कर लिया 1 कार्बन का। टोटल 4 कार्बन अपन ने भेजे, 4 में से लौट के कितने आए, 3 आए, क्योंकि एक तो वो निकल गया ना CO2 की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में, एक तो निकल ही गया यहाँ पे। तो टोटल अपन ने भेजे कितने कार्बन थे, 4, और मिले कितने, 3। और 1 कार्बन का क्या हो गया, लॉस हो गया। मतलब 4 में से 1 कार्बन का क्या हो गया, अपने को लॉस हो गया है। तो ये लॉस कितना हो गया, 25%। और प्लस में ATP का लॉस अलग से हो गया, तो ये लॉस होता है इसमें ना। लेकिन फिर भी ये फोटो ऑक्सीडेशन वगैरह से बचाने के लिए ये होता है ऐसा। अब इस प्रोसेस से उबरने के लिए प्लांट कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, तो उस स्ट्रेटजी को अपन पढ़ेंगे आगे कौन सी साइकिल में, C4 साइकिल में। ऐसा नहीं हो प्लांट में कि जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए फिर भी ये साइकिल नहीं चले। इससे बचाने के लिए प्लांट इवॉल्व होंगे और कौन सा साइकिल डेवलप किया उन्होंने, C4 साइकिल। तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन C4 साइकिल। अब इसको आप थोड़ी देर के लिए उतार लो और नहीं समझ में आए तो वापस से रिवाइज कर लेते हैं इसको। अब ये वाली बात समझ में आ गई। इसमें इसको और क्या नाम दिया था अपने, फोटो रेस्पिरेशन ना, क्योंकि इसमें CO2 रिलीज हो रही है। और टोटल लॉस कितना हुआ अपने को, इसमें 4 कार्बन अपन ने एंटर कराए और बदले में लौट कितने कार्बन का प्रोडक्ट मिला, 3 कार्बन का मिला, है ना। तो 1 कार्बन का अपन ने लॉस कर लिया 4 में से, इसका मतलब अपना 25% लॉस हो गया। और क्वेश्चन कैसे आता है इसमें समझ में आ गया आपको। नॉर्मली ये पूछता है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से ऑर्गेनिज्म बन रहा है ना, और उस टाइम पर ये भी अपने को याद नहीं रहेगा।
और बाकी एक एटीपी का लॉस हो गया यहाँ पे। तो इस कंडीशन से उभरने के लिए प्लांट कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे। तो जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे उस स्ट्रेटजी को अपन पढ़ने वाले हैं कौन से साइकिल में, C4 साइकिल में। C4 साइकिल पढ़ते हैं ना। इसको तो बता देते हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो आगे समझ। तो ये जो रिएक्शन है C2 साइकिल वाला साइकिल है, ये कम टेम्परेचर पे चलेगा या ज़्यादा टेम्परेचर पे? ज़्यादा टेम्परेचर पे चलेगा, है ना। तो इससे बचने के लिए प्लांट कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी का अडॉप्ट करेंगे ना। उस स्ट्रेटजी का नाम है C4 साइकिल। इससे बचने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं प्लांट? C4 स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। C4 प्लांट बनाएंगे तो उससे पहले थोड़ा सा अपन ये देख लेते हैं कि C4 प्लांट मिलेंगे कहाँ पर या C2 प्लांट कहाँ पर मिलेंगे, है ना। पहले थोड़ा सा अर्थ को समझ लें। ये कैसा लोग अपनी अर्थ है ना, और अर्थ के बीच में से एक लाइन जाती है, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और ये जो लाइन जाती है ना अच्छे, ये कुछ लाइन जा रही है ना, लाइन जाने नहीं दिखती नहीं है अपने को अर्थ होता है ना। ये जो लाइन में बना रहा हूँ ये अपने को अर्थ में दिखती है, नहीं दिखती? ये लाइन अपने को अर्थ में नहीं दिखती है, तो अपन ने अपनी सुविधा की दृष्टि से स्टडी आसान हो जाएगी, इसलिए अपन ने मान रखा है ना अर्थ को ऐसे। बाकी अर्थ को ऐसी लाइन नहीं दिखती। जो लाइन ऐसे लेटे लेटी होती है ना, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। नेटिव लाइन को लैटिट्यूड। इस लाइन को क्या नाम देते हैं? लैटिट्यूड। और अर्थ को अपन ने ऐसे भी बांट रखा है, ऐसे भी सपना अपन ने अर्थ को बांट रखा है ना। अब इसको मैं अगर आपको समझाऊं तो एक जो बॉल होती है ना, बॉल लाइक स्ट्रक्चर सोच के देखो, है ना। ग्लोब आपने देखे होगा, ग्लोब गायब हो गया यहाँ से है, थोड़े ग्लोब यहाँ पे वहाँ होगा ग्लोब है, तो ये तो आपने देखा ही है ना। और इन लाइन को बोलते हैं अपन लॉन्गिट्यूड या एल्टीट्यूड। तो बड़ी बड़ी लाइनें को क्या बोलते हैं? और ये एल्टीट्यूड होता है ना, इसको तो छोड़ो अभी आप एल्टीट्यूड लॉन्गिट्यूड से बात है ना। इनको क्या नाम दिया अपन ने? लैटिट्यूड। और इनको दिया है लॉन्गिट्यूड। एक को बोलते हैं अक्षांश रेखा, एक को बोलते हैं देशांतर रेखा, है ना। अब ये जो लैटिट्यूड है ये टोटल है, ये जो बीच में से जो लाइन जा रही है ना, इसको बोलते हैं हम इक्वेटर या भूमध्य रेखा। इसको क्या नाम दिया है? भूमध्य रेखा। ऐसी रेखा जो भू के मध्य में उगी जाती है, इसको नाम क्या देंगे? भूमध्य रेखा। और जो इससे ऊपर की तरफ जाएंगे और इससे नीचे की तरफ भी जा सकते हैं,
तो ऊपर की तरफ अपन ने टोटल इसको 90 लाइन में डिवाइड कर रखा है। ये जो लाइन है टोटल ऐसी कितनी लाइन है, 90 लाइन है। तो 90 तो हो गया आपके ऊपर की साइड में, अगर मैं उसको प्लस लिख देता हूँ, और 90 लाइन है नीचे की साइड में, तो लैटिट्यूड कितनी होगी टोटल 90 हो गई ना। और बिल्कुल ये जो पोजीशन है ये वाली, इसको बोलते हैं अपन पोल्स। ये भी क्या है फिर, ये भी पोल है। अगर पोल है तो ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल होगा और नीचे वाला साउथ पोल होगा। तो ये तो हो गया आपके पोल्स है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। टोटल लैटिट्यूड कितनी है, इक्वेटर से 90 ऊपर और 90 नीचे, ये तो हो गया आपके लैटिट्यूड। ऐसे ही ये अक्षांश रेखा भी होती है। ये जो कौन सी लाइन है, लॉन्गिट्यूड लाइन है। ये अपन ने कितनी मान रखी है, ये जैसे ये एक लाइन है ना, ये मिड वाली लाइन बिल्कुल, तो मिड वाली लाइन से 180 तो इस तरफ हाफ में और 180 इस हाफ में, तो ये लॉन्गिट्यूडल लाइन कितनी है टोटल, समझ में आ गया। ये तो है 180 की टोटल 360, टोटल कितनी है 360, और ये टोटल कितनी है 180। ये अर्थ में अपने को बिल्कुल भी नहीं दिखती, ये अपन ने अपनी सुविधा की दृष्टि से इनको बांट रखा है ना। ये इक्वेटर से अपन ऊपर की चलाएंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे ना, पहले नंबर की लाइन होगी, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें, ऐसे टोटल यहाँ तक कितनी लाइन होंगी 90 लाइन होंगी। तो ये सपोज करते हैं कि यहाँ पर एक लाइन थी, ये कौन से नंबर की लाइन है, 23वें नंबर की लाइन है। ये कौन से नंबर की लाइन है, 23वें नंबर की लाइन है, और 23वें से थोड़ा सा ऊपर 23.5 की भी होगी। तो ये सपोज करो कितने नंबर की लाइन है, 23.5 नंबर की लाइन है, 30.25 की भी होगी, है ना, अपनी सुविधा की दृष्टि से मान रखा है। ऐसे ही यहाँ से नीचे की तरफ चलेंगे, तो ऐसे ही 1 2 3 4 5, ये कौन से नंबर की लाइन है, 23.5वें नंबर की लाइन है। ये तो नॉर्थ में है और ये साउथ में है। और इस ऊपर वाली लाइन को क्या नाम देते हैं, कर्क रेखा, क्या नाम है इसका, और क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसका नाम क्या है, मकर रेखा। इसका क्या नाम है, मकर रेखा। क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा समझ में आ गई। कुछ नहीं, मतलब अपना एक रिप्रेजेंटेशन है ना, इक्वेटर से 23.5 डिग्री तो ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, डिग्री को लगा देना, जैसे पहले नंबर की लाइन है उसको 1 डिग्री, दूसरे नंबर की लाइन को 2 डिग्री, समझ में आ गई वाली बात। तो नॉर्थ में 23.5 वाली को कर्क रेखा बोलते हैं, और साउथ में 23.5 वाली को मकर रेखा बोलते हैं। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा होगी, है ना। और जो अपनी अर्थ है ना, वो ऐसे अपने उस पर घूमती है ना ऐसे, और कितने घंटे में एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती है, 24 आवर में ना। तो इसको बोलते हैं रोटेशन। अर्थ का जो रोटेशन है वो कितने टाइम में होता है, 24 आवर में एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है। प्लस में आपको पता होगा कि ये ऐसे तो घूम ही रही है, प्लस में सूर्य के चारों तरफ ऐसे चक्कर भी लगाती है, और इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। और अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन समझ में आ गया, अपनी ऐसे अक्ष पे घूमना, ये तो क्या होता है रोटेशन, और सूर्य के चारों तरफ घूमना, ये क्या होता है रिवॉल्यूशन। तो इसका रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है, 365 डेज। ये जो अर्थ का रोटेशन है, इसकी वजह से तो बनते हैं क्या, डे और नाइट। और जो अर्थ का रिवॉल्यूशन है, इसकी वजह से क्या बनता है, सीजन और वेदर, जो भी वेदर बोलते हैं ना। सीजन माने तो क्या होता है, ऋतु, तो सीजन ही बनेगा इससे। वेदर का मतलब होता है मौसम, है ना, मौसम तो रोजाना चेंज होता है, सीजन बनेगा ना इसकी वजह से, जो भी ऋतु बोलते हैं ना। तो सीजन या ऋतु किसकी वजह से बनते हैं, अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से।
और रोटेशन की वजह से क्या बनता है, दिन और रात बनते हैं ना। अच्छा, ये वाली बात तो समझ में आ गई। अब आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेशन नहीं करती, ऐसे रोटेशन नहीं करती है ना, सीधी सीधी ये ऐसे थोड़ी सी झुकी हुई है ना। इस एक्सिस पे ऐसे रोटेशन होता है इसका, ऐसे सीधा सीधा नहीं होता है ना रोटेशन। ये अपने एक्सिस पे ऐसे इतनी झुकी हुई है और इस एक्सिस पे का क्या होता है, रोटेशन होता है। समझ में आ गया। और इस झुके होने की वजह से क्या होता है कि जो सन की लाइट है वो इस रीजन में ही सीधी पहुंच पाती है। कहां से कहां तक, 23.5 से 23.5 के बीच में। तो इस रीजन में पूरे साल भर उजाला रहेगा, इस वाले रीजन में। और सबसे लाइट भी ज़्यादा कहाँ पे पड़ेगी, जैसे सपोज करो ये अर्थ यहाँ पे है, इधर देखेगा नहीं, यहाँ पर ये मैंने अर्थ बना दिया, वो सन है ये। तो इसकी जो लाइट आएगी वो इस रीजन पर ही तो सीधी आएगी यहाँ पर। तो इस रीजन पर वर्ष भर सर्वाधिक लाइट रहेगी ना, सर्वाधिक टेम्परेचर भी यही रहेगा। कौन से रीजन पे, 23.5 से 23.5 के बीच में। और इस रीजन को अपन क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इस रीजन में बरसात भी बहुत होती है और पूरे साल भर टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा रहेगा। इस रीजन में सन की लाइट एनी टाइम कैसी रहेगी, सूर्य की किरणें सीधी रहती है और यहाँ से ऊपर जैसे जो सन है वो यहाँ से दोनों के बीच में ही रोटेशन करता है। एक्चुअल में सन रोटेशन नहीं करता, होता क्या है वो आपको समझाऊंगा इसको थोड़ा सा। जैसे ये अभी क्या है, अगर ये ऐसी पोजीशन होती मान लो ना, तो अर्थ घूमती रहती तब तो एक ही पोजीशन पर फिक्स रहता है सूर्य का प्रकाश। लेकिन एक्चुअल में है क्या कि अर्थ ऐसे झुकी हुई है, समझ में आ गई बात, ऐसे थोड़ी सी झुकी हुई है इस एंगल पे। तो अभी जो सूर्य की लाइट है वो ऊपर वाले रीजन में ज्यादा पहुंचेगी, नीचे वाले रीजन में ज्यादा पहुंचेगी। देखो ऐसे देखो, अभी ऐसे इस पोजीशन में अभी सूर्य की लाइट ऊपर वाले रीजन में ज्यादा पहुंचेगी, नीचे वाले में, क्योंकि अब नीचे वाला रीजन इसके नजदीक है ज्यादा है ना, तो अभी नीचे वाले रीजन में ज्यादा पहुंचेगी। इसका मतलब ये जो 23.5 नीचे वाला रीजन है ना, इसमें लाइट ज्यादा पहुंचेगी ना, और इस रीजन पे अभी उजाला होगा, इस वाले रीजन पे, नीचे वाले पे। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि अर्थ ऐसे घूम के चक्कर लगाती है, तो अभी अर्थ 6 महीने बाद में ऐसे पहुंच जाएगी। तो अब कौन से रीजन पे लाइट ज्यादा पड़ेगी, अब ऊपर वाला रीजन नजदीक आ गया ना, नीचे वाला दूर पहुंच गया। तो अब ऊपर वाले रीजन पे उजाला ज्यादा होगा, नीचे वाले पे कम हो जाएगा ना। तो अब ऊपर वाले रीजन में उजाला ज्यादा, नीचे वाले में कम। तो आपने सुना होगा कि जब अर्थ ऐसे हो तब नीचे वाले रीजन पे उजाला बिल्कुल नहीं पहुंच पाता, तो वहां पे क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। फिर वापस से अर्थ ऐसे घूम के आएगी इस पोजीशन में, वापस से 6 महीने लगेंगे यहाँ तक आने में, क्योंकि पूरा राउंड लगाने में 1 साल लगती है, तो हाफ राउंड लगाने में 6 मंथ लगेंगे। तो वापस से जब यहाँ आएंगे तो वापस से 6 महीने फिर से नीचे वाला। तो जब नीचे वाले को लाइट होगी तब ऊपर वाले पोल पर बिल्कुल भी लाइट नहीं पहुँच पाती, और जब इस तरफ होगा तो नीचे वाले पोल पर बिल्कुल भी लाइट नहीं पहुँच पाती। इसलिए आपने सुना होगा कि ध्रुवों पर 6 महीने के दिन होते हैं और 6 महीने की रात होती है। तो रीजन समझ में आ गया। तो उसको हाफ राउंड लगाने में 6 मंथ लगेंगे। तो जब ऊपर वाले पोल पर लाइट आ रही होगी तो नीचे वाले पोल पर लाइट बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगी, और वापस से पोजीशन को चेंज करने में 6 महीने लगेंगे उसको, और फिर वापस से इधर आने में वापस से 6 महीने। तो एक बार अगर इस डायरेक्शन में जैसे ये चक्कर लग रहा है, तो अभी जब तक इधर नहीं आएगा तब तक 6 महीने तक एक ही पोल पर उजाला रहेगा, और जब इधर आ जाएगा तो ऊपर वाले पोल पे है ना। तो अब जब तक ये पोजीशन चेंज नहीं होगी तब तक 6 महीने तक एक ही पोल पे उजाला रहेगा। तो ये संक्रांति वगैरह जो आती है ना, एक सूर्य जो है कर्क राशि में प्रवेश कर गया या सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर गया, तो इसका मतलब समझते ना आप क्या है कि अब कर्क राशि वाले उसमें लाइट जाएगी, और मकर राशि में आ गया तो अब मकर राशि वाले उसमें लाइट जाएगी ना, नीचे वाले में। कर्क राशि का मतलब ऊपर वाले ध्रुव पे लाइट है अभी, और मकर राशि का मतलब नीचे वाले पोल पे लाइट है ना। तो ध्रुवों पर 6 महीने के दिन होते हैं और 6 महीने की रात होती है ना। और अपने यहाँ जो अपन रह रहे हैं ना, अपन नॉर्मली इस रीजन में रहते हैं, यहाँ पे तो नॉर्मली एक दिन का ही दिन होता है, एक रात की रात होती है, मतलब नॉर्मली है ना 24 घंटे के होता है ना। बाकी कई देश ऐसे हैं जहाँ पर ये टाइम बढ़ जाता है ना, जैसे 2-2 दिन का भी होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो ये प्रोसेस काम करती जाएगी। जैसे अगर ध्यान से आप ऊपर जाते जाओगे तो दिन की अवधि भी बढ़ जाएगी वहाँ पर, और रात की अवधि भी बढ़ जाएगी। रात जैसे हो सकता है कि 10 दिन लगातार रात रहे,
यहाँ 10 दिन लगातार दिन रहेगा, पॉसिबल है ना, पॉसिबल है बिल्कुल। जैसे यहाँ ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट में अगर आप जाओगे तो यहाँ रात तो बहुत कम आएगी ना, यहाँ तो दिन ही दिन रहेगा ना ज़्यादा, क्योंकि सूर्य की लाइट एनी टाइम ज़्यादा रहेगी, समझ में आ गया। और ऐसा ध्रुवों पे होता है ना, ध्रुवों में हो सकता है कि 10 दिन लगातार दिन ही दिन रहे या 10 दिन लगातार रात ही रात रहे, ऐसा हो सकता है ना। तो जो दिन रात है वो किस वजह से बनते हैं कि जैसे अर्थ अभी रोटेशन कर रही है तो जो सन के सामने पार्ट रहेगा उसमें तो दिन रहेगा, और ये ऐसे घूमती भी जा रही है ना अपने एक्सिस पे, तो जो इसके सामने आता जाएगा उस पोर्शन में तो दिन रहेगा, और जो उससे अपोजिट रहेगा उस पर रात रहेगी। तो दिन और रात तो इसके खुद के एक्सिस पे घूमने की वजह से बन रहे हैं, और सीजन ऐसे घूमने की वजह से बन रहे हैं ना। जो इस तरफ रहेगा इसके सामने रहेगा वहाँ पे तो गर्मी रहेगी, और जो इससे दूर जाता जाएगा वहाँ सर्दी बढ़ती जाएगी। तो अभी जैसे इस पोजीशन में इसका मतलब अभी नॉर्थ पोल पे सर्दी होगी, और जब ऐसे आ जाएगा तो अभी नॉर्थ पोल पे गर्मी आ जाएगी और साउथ पोल पे सर्दी आ जाएगी, समझ में आ गया। इसका मतलब अभी अपन जो सन है मान लो सपोज करो ना, तो कौन से उसमें होगा, जैसे अपन इंडिया की पोजीशन देखें मैप पे, इंडिया की पोजीशन अपन देखें मैप पे तो कहाँ पे आता है इंडिया, 23.5 ये 3 नदी है जो ये भूमध्य रेखा को कामो रिवर और मकर रेखा को लिम्पोपो रिवर और कर्क रेखा को माई नदी 2 बार क्रॉस करती है ना। तो कर्क रेखा को माई नदी क्रॉस करती है, और कर्क रेखा ऊपर की साइड में है ना, अपन इसका मतलब इस इक्वेटर से ऊपर की साइड में, ये वाली बात समझ में आई। अपन नॉर्थ वाले रीजन में है ना, और नॉर्थ वाले रीजन में भी सर्दी है, इसका मतलब सूर्य भी किधर होगा, साउथ वाले में होगा, क्योंकि अभी मकर संक्रांति तो चल रही है वैसे भी, कौन से में होगा, साउथ वाले में होगा है ना। लेकिन एक्चुअल में जो मकर संक्रांति आती है ना, ये उसकी एक्चुअल वो नहीं है ना, समझ में आ गया ना, ये तो अपने उसके हिसाब से। तो मकर संक्रांति का मतलब समझ लिया ना, मतलब उसका मतलब ये है कि सूर्य जो है वो मकर संक्रांति में प्रवेश कर रहा है ना, ये समझ में आ गया आपको। अब जो अपन जीपीएस सिस्टम यूज में लेते हैं ना, तो जीपीएस में आप लोकेशन बताता है जीपीएस अपनी, तो लोकेशन किसकी बता के जाता है जीपीएस, वो यही बता के जाता है कि जैसे आप अभी यहाँ पे खड़े हुए हो, सपोज करो आप अभी यहाँ पे खड़े हुए इस पोजीशन पर, तो ये आपको लोकेशन कैसे बताएगा जीपीएस, वो ये देखेगा कि इस जगह से कौन सी तो लैटिट्यूड गुजर के जा रही है और कौन सी एल्टीट्यूड गुजर के जा रही है, उसकी लोकेशन बताता है, समझ में आ गया। तो ये जीपीएस लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड की पोजीशन बताता है ना। आपको बताइए नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट हो गया इधर, इतना समझ में आ गया। लैटिट्यूड एल्टीट्यूड समझ में आ गया। लैटिट्यूड कितनी है टोटल, और लॉन्गिट्यूड कितनी है 180 इधर और 180 इधर, और जैसे ये लैटिट्यूड कितनी है 90 और 90, ऊपर की साइड में पोल हो गए और नीचे की साइड में पोल हो गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जीपीएस कैसे काम करता है समझ में आ गया। वो अपनी एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की पोजीशन बता के जाता है अपने को, है ना, कि कौन सी पोजीशन है यहाँ पे, कौन सी रेखा गुजर के जा रही है। अब देखो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन 23.5 से 23.5 के बीच में, इस रीजन पर पूरे वर्ष भर बहुत ज़्यादा लाइट रहती है। मतलब इस रीजन में टेम्परेचर कैसा रहने वाला है, ज़्यादा रहने वाला है ना। इस रीजन में टेम्परेचर रहेगा ज़्यादा।
और इस रीजन में बरसात भी होगी ज़्यादा। तो इस रीजन में जो वनस्पति मिलती है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय बरसाती वन बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय बरसाती वन, क्योंकि इस रीजन में टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है और पानी भी बहुत ज़्यादा है। और पेड़ को चाहिए क्या? पेड़ को ये चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए? लाइट, और नीचे से वाटर मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर जो वनस्पति मिलेगी ये बहुत ज़्यादा घनी वनस्पति मिलेगी, है ना। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी भी कहाँ पे मिलेगी? इसी रीजन में मिलेगी। सबसे ज़्यादा जो जाति अभी डिस्कवर होना बाकी है वो इसी रीजन में। अभी इस रीजन में ऐसी वनस्पति सपना कि धरती पर सूरज का प्रकाश पहुँच ही नहीं पाता। मतलब नए पेड़ का होना एक संघर्ष है अपने आप में, अगर नया पेड़ नहीं हो सकता धरती पर। और यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं ना वो बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं। तो किसी छोटे पेड़ का होना तो मतलब नीचे तो लाइट ही नहीं पहुँच पा रही है। तो यही रीजन है कि इस रीजन में ज़्यादातर पेड़ कैसे मिलते हैं? ऑर्किड्स वगैरह नाम सुना है ना आपने? जो प्लांट के ऊपर प्लांट उग जाते हैं, ऐसे प्लांट मिलते हैं यहाँ पर। क्या नाम देते हैं उनके लिए? टर्म आता है ना, कौन सी फाइट बोलते हैं उनको? हाँ, इसके एग्जाम्पल ऑर्किड्स वगैरह होते हैं जो प्लांट के ऊपर प्लांट उगते हैं। क्या? अरे चलो भी आ जाएगा। तो ये वाली बात समझ में आ गई। इस रीजन में ऐसी वनस्पति मिलेगी जो सूरज का प्रकाश जमीन पे नहीं पहुंचने देगी, है ना। और सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी भी इसी रीजन में मिलेगी। जीव जंतु ऐसे ऐसे हैं कि अभी बहुत ज्यादा डिस्कवर होना बाकी है यहाँ पे, है ना। साइंटिस्ट की घुसने की हिम्मत ही नहीं होती, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है ना उसमें अंदर जंगल में। और ऐसे ऐसे तो उसमें सांप और वो पाए जाते हैं इसमें। तो इसमें बहुत सारी स्पीसीज का भी खोजा जाना बाकी है ना इस रीजन में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। और दूसरा क्या है कि हर रीजन में मौसम चेंज होता है, इस रीजन में मौसम चेंज नहीं होता। इस रीजन में वर्ष भर मौसम एक जैसा रहता है। तो इस वजह से भी यहाँ पे वेजिटेशन और वेजिटेशन बहुत ज़्यादा हुआ। जैसे अपन है, अपन गर्मी भी झेल रहे हैं, सर्दी भी झेल रहे हैं, बरसात भी झेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ष भर एक जैसा मौसम रहता है ना। तो इस वजह से भी यहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा है। फिर अपन अब चले, ये तो था 23.5 से 23.5 के बीच में। अब आपको क्या ध्यान रखना है, जितने भी आपको मरुस्थल मिलेंगे वो सब 23.5 डिग्री की लाइन पर मिलेंगे। जितने भी विश्व के बड़े बड़े मरुस्थल है ना वो सब कहाँ पे हैं? इस 23.5 डिग्री पे मिलेंगे ना। आप जब वर्ण की स्टडी करोगे तो ये जो 23.5 डिग्री की लाइन जा रही है इस पूरे पे क्या मिलेगा? मरुस्थल ही मरुस्थल मिलेगा। चाहे वो सारा मरुस्थल है ना, कोई सी मरुस्थल हो, बड़े बड़े मरुस्थल हैं वो सब कहाँ पे हैं? 23.5 डिग्री की लाइन पे है। तो अपन 23.5 से कहाँ पे चलेंगे और आगे चलेंगे ना, 23.5 से अब ये ले लेते हैं 66 डिग्री। तो यहाँ पर जो वन मिलते हैं इनको बोलते हैं टेम्परेट। यहाँ पर कौन से वन मिलेंगे? टेम्परेट मिलेंगे। फिर नीचे और चलते हैं तो अब एल्पाइन, ये टुंड्रा नाम सुने ऐसे, ये वनस्पति मिलती हैं। फिर नीचे आपको पता है पोल्स आ जाएंगे अब तो ये ऐसे अपन ने कैटेगराइजेशन कर रखा है ना वनस्पति का। तो सबसे ज़्यादा वेजिटेशन, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कौन सी रीजन मिलेगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, फिर टेम्परेट में, फिर एल्पाइन टुंड्रा में। अब आपको पता है कि ये वाला जो रीजन है इस रीजन में क्या होता है? टेम्परेचर वर्ष भर ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पे कौन सा साइकिल चलेगा? C3 साइकिल या C2 साइकिल? कौन सा साइकिल चलेगा? यहाँ पर वर्ष भर टेम्परेचर क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। तो फिर कौन सा साइकिल चलेगा यहाँ पे? C2 या C3? C3 चलेगा, C2 चलेगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पर कौन सा चलता है? C2 चलता है। अब ये C2 चलेगा तो मर जाएंगे प्लांट, क्योंकि यहाँ तो ऐसा तो नहीं कोई एक दिन आया है टेम्परेचर ज़्यादा, यहाँ तो पूरे साल भर कोई रहने वाला है। तो फिर इन प्लांट ने C2 साइकिल से बचने के लिए स्ट्रेटजी फॉलो की, कौन सी वाली? C4 साइकिल वाली। तो यहाँ पे जो प्लांट मिलेंगे वो ज़्यादा कैसे मिलेंगे? फिर C4 साइकिल वाले मिलेंगे, है ना। समझ में आ गया सलोनी? क्योंकि यहाँ पे तो वर्ष भर टेम्परेचर ज़्यादा रहने वाला है।
और बाकी जो C2 साइकिल चलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, जो प्लांट इस टेम्परेट रीजन में मिलेंगे, क्योंकि इस टेम्परेट रीजन में एनी टाइम टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रहता है। जैसे अभी टेम्परेचर नॉर्मल है, C3 चल रहा है, कभी तो कंडीशन आएगी ज़्यादा टेम्परेचर वाली, तो उनमें कौन सा साइकिल चलने लग जाएगा, C2। अपन अडेप्टेशन कब करते हैं, अडेप्टेशन कब करते हैं, जब लॉन्ग टाइम के लिए कोई कंडीशन रहती है ना, तब अडेप्टेशन करते हैं। समझ में आ गई बात। रोज जब अपन घर पे रह रहे हैं ना, बरसात होती है तो अपने को छाते की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अपने को सुबह रोजाना 9 बजे ड्यूटी पे जाना हो तो छाता लेना ही पड़ेगा भाई। एक आध दिन की बात हो, एक आध दिन बाहर निकलना हो तब तो अपन सपना का मांग के काम चला रहे हैं, लेकिन अपने को खुद को रोजाना 9 बजे ड्यूटी पे जाना है, रोजाना बरसात हो रही है, तो क्या करेंगे, खुद का छाता लेना ही पड़ेगा। और अगर एक आध दिन की बात है, कहीं ड्यूटी पे जाना नहीं है, यहाँ बरसात कभी कभार हो रही है ऐसे, तो काम चला लेंगे ऐसे मांग के एक दिन पड़ोसी से भी। लेकिन जब रोजाना ही बरसात हो रही है, रोजाना ड्यूटी पे जाना है अपने को, तो फिर परमानेंट एडेप्टेशन करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ कोई एक दिन की कंडीशन तो है नहीं, यहाँ तो रोजाना ज़्यादा टेम्परेचर से पाला पड़ने वाला नहीं था, तो फिर ये परमानेंटली अपने आप को क्या कर लेंगे, अडेप्ट कर लेंगे, और ये C3 से C4 साइकिल की ओर बढ़ जाएंगे। C3 तो सब में कॉमन है, C3 तो सब में चलेगा ही चलेगा। अब ये C3 से C4 की ओर बढ़ जाएंगे। C3 तो चलेगा ही चलेगा फिर भी, लेकिन C2 से बचने के लिए क्या मिलेगा, इनमें C4 साइकिल मिलेगा। समझ में आ गई बात। तो ऐसा नहीं कि जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो वहाँ पे C2 साइकिल चलेगा, जहाँ पे परमानेंट ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा वो तो अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे। लेकिन जो टेम्परेट वाला रीजन रह गया, यहाँ पे कभी कभार ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन आती है ना ज़्यादा टेम्परेचर वाली, तो ये कभी कभार जो आती है उसके लिए अपने को परमानेंट अडॉप्ट नहीं करेंगे, कभी कभार आएगी देख लेंगे चल जाएगा C2, है ना, इनका ये है मानना। तो नॉर्मल कंडीशन में तो C3 चलेगा ही, जब कभी कभार ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो इनमें C2 साइकिल चलने लग जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये जो C2 साइकिल है ये कहाँ पे चलेगा, इस टेम्परेट रीजन वाले प्लांट में चलेगा। अब आपको अर्थ की स्ट्रक्चर तो समझ में आ गई होगी, आगे समझ में, तो इसको छाप लो, फिर इसको पॉज कर दो। वैसे इसमें आगे ये भी होता है, जैसे आपको बताया कि सब जगह पे ऐसा नहीं कि जो दिन है वो सुबह 7 बजे होता हो, जैसे अपने यहाँ मॉर्निंग 7 बजे होती है, तो ऐसा थोड़ी कि सब जगह 7 बजे होगी। अपने यहाँ पे हो सकता है उस टाइम पे 7 बजे हो सकता है उसी टाइम पे किसी के यहाँ पे 12 बजे हो। पूरे अर्थ के टाइम में 24 आवर का डिफरेंस है। अभी किसी की नाइट हो रही, किसी के वहाँ दिन है, जैसे हमारे यहाँ दिन है तो किसी के वहाँ क्या होगी, जो अपनी अपोजिट साइड में होगा अभी अर्थ पर, उस पर क्या होगी, अभी रात होगी ना इस टाइम पर। तो जैसे ज्योग्राफी वगैरह में तो ये भी आता है कि अभी जो इंडिया का जो टाइम है ना, जैसे यहाँ पे इधर तो है आपका वेस्ट और इधर है ईस्ट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना अंतर होगा टाइम में अमेरिका के हिसाब से। जैसे आप देखो ना चाइना में, जैसे अपने यहाँ एक ही टाइम चलता है, ऑल इंडिया में कहीं भी चले जाओ एक ही टाइम है ना, लेकिन अगर आप चाइना में जाओगे ना तो चाइना में 3 टाइम चलते हैं। अगर आप रसिया में जाओगे तो रसिया में 11 टाइम चलते हैं, 11 ग्रह की घड़ी है रसिया में। अपने यहाँ पे पूरे ऑल इंडिया में एक टाइम है। रसिया में अगर आप किसी आदमी को फोन करके पूछोगे तो उसके वहाँ कुछ और टाइम होगा घड़ी में, और दूसरे के यहाँ पे कुछ और टाइम होगा, है ना। उन्होंने वहाँ टाइम अलग अलग सेट कर रखा है ना घड़ी के हिसाब से, वो टाइम के हिसाब से, क्योंकि रसिया बहुत बड़ा है, तो रसिया के किसी हिस्से में तो दिन है, किसी हिस्से में रात होती है, इतना बड़ा है रसिया, तो वहाँ का जो टाइम जोन है वो भी क्या है, अलग अलग है। अब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा जब मैं आपको समझाऊँ तो, ये जो अपने में लिखा था ना जब मैच वगैरह शुरू होता है तो IST इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम होता है ना, प्लस 5.5 ऐसे 530 ऐसे लिखा है ना, इसका मतलब अपने टाइम में और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है उसमें 5.5 घंटे का अंतर है, ये है उसका मतलब, है ना। ये बात समझ में आ गई। तो जो C2 वाले प्लांट हैं वो ज़्यादातर कहाँ पे मिलेंगे अपने को, टेम्परेट वाले रीजन में मिलेंगे, और जहाँ पर वर्ष भर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा वो प्लांट तो अडॉप्ट हो जाएंगे ना, उनमें C2 साइकिल नहीं मिलेगा।
रोजाना की बात तो ठीक है ना, तो परमानेंट क्या हो गया, वो अडेप्ट हो गया। तो इस C4 साइकिल को अपन बाद में देखेंगे ना, कल देखेंगे। अब आज के लिए इतना ही। आज C2 साइकिल सीख लिया आपने, ठीक है, इसको कर लो, है ना। हाँ।